सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 7 एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो भी मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा उसके नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब इस चैप्टर का पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? एक साल में किसी भी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी डिमांड होती है, अगर उन सबको हम प्लस करते तो वो बन जाती है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? बेसिकली सारी डिमांड को टोटल करके क्या बनता है? एग्रीगेट डिमांड। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। इसका मतलब यही हुआ कि डिमांड जो इकोनॉमी में होने वाली है, विच ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, मतलब सारे के सारे सेक्टर, सारे के सारे लोग मिलकर जो डिमांड करेंगे, आर प्लानिंग टू बाय at a given level of income during a period of one accounting year, यानी कि एक साल में जितनी भी डिमांड होने वाली है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, उसको अगर हम प्लस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। अब देखो, सपोज एक इंसान था, मैं शॉपकीपर था, उसने मुझसे कुछ चीज खरीदी, तो उसने उस चीज की डिमांड की, यानी कि उसने मुझे पैसे दिए। अब मेरी तो इनकम हो गई, यानी कि एग्रीगेट के डिमांड के अंदर मैं तो आ गया। लेकिन उस इंसान का क्या हुआ? उसके पास क्या हुआ? उसका एक्सपेंडिचर हुआ। अगर एक इंसान की इनकम होगी तो दूसरे इंसान का एक्सपेंडिचर भी होगा, और अगर मेरी इनकम हुई तो मैं तो हो गया एग्रीगेट डिमांड, लेकिन जो उसका एक्सपेंडिचर हुआ वो हो गया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अब ये जो डिमांड हुई, ये जो एक्सपेंडिचर हुआ, जितनी डिमांड हुई उतना एक्सपेंडिचर हुआ, इसीलिए हम बोलते हैं जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के इक्वल होती है। अगर किसी की इनकम होगी, इसका मतलब किसी इंसान का एक्सपेंडिचर भी होगा, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। इसके बाद हम पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स सबसे पहला क्या आता है? प्राइवेट, यानी कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड ने जितना भी कंजम्पशन के लिए एक्सपेंडिचर किया है। फिर सेकंड क्या आता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि फर्म्स ने, कंपनीज ने जितना भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया है। उसके बाद गवर्नमेंट, जितना भी गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है। फिर नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट यानी कि जितना भी हमने एक्सपोर्ट किया है माइनस जितना हमने इंपोर्ट किया है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेट एक्सपोर्ट। एक्स माइनस एम, CIG एक्स माइनस एम, ये होता है इनकी शॉर्ट फॉर्म। ये हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हाउस होल्ड, उसके बाद फर्म, उसके बाद गवर्नमेंट, और क्या पढ़ा था? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो ये चार भी उसी तरीके से हैं। और जैसे हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इन चारों में से दो चीजों को इग्नोर कर दिया था, एक गवर्नमेंट को, एक रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को, इस चैप्टर के अंदर भी हम वो सेम चीज करेंगे। और कौन से कंपोनेंट पढ़ेंगे? सिर्फ ये दो कंपोनेंट पढ़ेंगे, हाउस होल्ड प्लस इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? टू सेक्टर इकोनॉमी। तो अब हम देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड को कैसे हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका बनाएंगे टेबल। सबसे पहले हम लिखेंगे इनकम, फिर लिखेंगे कंजम्पशन, फिर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। और अभी हमने देखा था कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हमने क्या कर दिया था? इग्नोर कर दिया था। तो हमारे पास क्या बचा? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और कंजम्पशन और प्लस इन्वेस्टमेंट को हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? एग्रीगेट डिमांड। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट यानी कि एग्रीगेट डिमांड। इनकम क्या है? सबसे पहले हमारी इनकम है 0, जिसको हम बोलेंगे C बार। देखो, 0 पे हमारा कंजम्पशन है 40, इन्वेस्टमेंट है 40 और एग्रीगेट डिमांड है 80। अब जब हमारी इनकम 0 है तो हम 40 का कंजम्पशन कर कैसे सकते हैं? देखो, हमने कुछ सेविंग की हुई होगी या हम किसी से उधार ले लेंगे, लेकिन हमें कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि हम भूखे बैठे रहेंगे। इंसान को जीने के लिए थोड़ा बहुत कंजम्पशन तो करना पड़ता है, चाहे उसकी इनकम 0 हो। वो किसी से ले लेगा, वो अपनी जो उसने सेविंग की होगी पास्ट में, उसमें से सामान उठा लेगा, उसमें से पैसा निकाल लेगा, उससे अपनी डेली दिनचर्या चलाएगा, लेकिन उसे कुछ ना कुछ कंज्यूम जरूर करना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। तो यहां पर क्या आया? यहां पर आया इनकम 0, लेकिन कंजम्पशन हमेशा कुछ ना कुछ रहेगी, इसलिए 40। और जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया? 40 प्लस 40 इक्वल टू 80। इसे हमने क्या बोला? इसे हमने बोला C बार। C बार की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये वो वाला एक्सपेंडिचर होता है जब हमारी इनकम 0 होती है, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं कंजम्पशन के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि C बार। इसके बाद हमारी इनकम क्या हो गई? 100 हो गई। 100 पे हमारा 120
कंजम्पशन था, 40 इन्वेस्टमेंट था, एग्रीगेट डिमांड कितना था 160, उसके बाद 200 हो गई, 200 पे 200 कंजम्पशन था, इन्वेस्टमेंट था 40, उसके बाद था एग्रीगेट डिमांड 240, उसके बाद 300 हो गई, 280 हो गई, फिर 40, 320, इस तरीके से हमारी जो इनकम है वो 400, 500, 600 बढ़ गई। अब देखते हैं कि इसे हम ग्राफ के ऊपर कैसे प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट कर्व। इन्वेस्टमेंट कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले इनकम क्या है हमारी, इनकम है हमारी 0, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितनी है 40, तो हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा यहां पर। इसके बाद हमारी इनकम कितनी हो गई 100, इन्वेस्टमेंट कितनी है 40, 140, इसके बाद हमारा 240, 240, इसके बाद 340, 340, 440, 540, इस तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व बन गया। और ये जो कर्व बना इसको हमने बोला इन्वेस्टमेंट। हमने यहां पर क्या देखा कि जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और हमने अभी देखा भी था कि जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। एक इन्वेस्टमेंट हम पकड़ के चलेंगे, ये अज्यूम करके चलेंगे और उसी को हम लेकर चलेंगे, वो ही हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो यहां पर क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट कर्व आ गया पैरेलल। अब ये गैप क्यों आया, ये गैप आया ऑटोनोमस कंजम्पशन से, यानी कि हमारी अगर इनकम 0 भी है तो भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, और वो कंज्यूमेशन कौन सा है, ये जो इतना गैप है वो है ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब हमने इन्वेस्टमेंट कर्व बना लिया, अब बनाते हैं हमारा कंजम्पशन कर्व। पहले हमारी इनकम कितनी है 0, 0, ओके, उसके बाद हमारा कंजम्पशन कितना है 40, तो यहां पर आ जाएगा पहला पॉइंट। इसके बाद 100 इनकम है, 120 कंजम्पशन है, 100 इनकम 120 कंजम्पशन, यानी कि सेकंड पॉइंट यहां पर आ गया। इसके बाद 200 इनकम और 200 कंजम्पशन, यानी कि 200 दूसरा पॉइंट यहां पर आ गया। इसके बाद 300 इनकम 280 कंजम्पशन, 300 इनकम 280 कंजम्पशन, यानी कि ये वाला पॉइंट यहां पर हमारे लगते चले गए, और ये क्या बन गया हमारा कंजम्पशन। अब हम यहां पर बनाने के आए थे, यहां पर बनाने हम आए थे एग्रीगेट डिमांड। तो अब एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनाते हैं। इनकम क्या है 0, ओके, इनकम है 0, उसके बाद एग्रीगेट डिमांड कितनी है, एग्रीगेट डिमांड है 80, तो यहां पर हमारा कर्व बन गया। इसके बाद इनकम 100, एग्रीगेट डिमांड 160, 100, 160, उसके बाद इनकम 200, एग्रीगेट डिमांड 240, और इस तरीके से हम प्लॉट करते चले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा एग्रीगेट डिमांड का कर्व। तो हमने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का कर्व सीखा, और अगर हम इन दोनों को प्लस करते चले गए तो क्या बन गया हमारा, तो हमारा बन गया एग्रीगेट डिमांड का कर्व। और हमने एक नई चीज यहां पर सीखी, जो है हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो कभी भी 0 नहीं होगी, कंजम्पशन हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा। इन्वेस्टमेंट 0 हो सकती है, लेकिन जो हमारा कंजम्पशन है वो हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा। हमें जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ चीजें लगेगी, जिसका गैप हमने ग्राफ के ऊपर देखा, ये वाला पोर्शन। अब इस ग्राफ के कुछ बेसिक बातें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सी बार क्या होता है, इनकम 0 है, लेकिन उसके बावजूद भी सम एक्सपेंडिचर है जो कि हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए। उसके बाद स्लोप जो है एग्रीगेट डिमांड का, वो क्या है, अपवर्ड। इसके बाद इन्वेस्टमेंट कर्व क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमने देख लिया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसके बाद एग्रीगेट डिमांड जो है वो पॉजिटिव स्लोप है, यानी कि अगर कोई भी स्लोप अपवर्ड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्लोप। इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड का कर्व क्या है, अपवर्ड है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव स्लोप। तो अब पढ़ते हैं एग्रीगेट सप्लाई। देखो एग्रीगेट डिमांड क्या था, टोटल डिमांड इन एन इकोनॉमी इन अ अकाउंटिंग ईयर, और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, टोटल सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि टोटल सप्लाई जितनी भी इकोनॉमी में होने वाली है एक साल के अंदर, अगर हम उन्हें टोटल करें तो हम क्या बन जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस दैट ऑल द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन एन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, या फिर इन एन अकाउंटिंग ईयर। इसके कंपोनेंट देखते हैं किस किस से मिलकर बनती है। देखो कंजम्पशन से और सेविंग से। अगर सपोज मैं एक शॉपकीपर हूं, किसी ने मुझसे सामान खरीदा 10,000 रुपीज का एक साल के अंदर, ठीक है। अब इन 10,000 रुपीज का मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैं इन्हें दोबारा से खर्च कर दूंगा अपने कंजम्पशन को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर मैं इन्हें सेविंग कर लूंगा, या तो मैं इन्हें कंजम्पशन पे खर्च कर दूंगा या फिर मैं इन्हें सेविंग कर लूंगा। तो इन दोनों से ही तो मैं चीज कर सकता हूं मैं, तो यही हो जाते हैं हमारे सप्लाई के कंपोनेंट्स। सबसे पहला कंजम्पशन, दूसरा सेविंग। तो एग्रीगेट सप्लाई का क्या हो गया, पहला कंजम्पशन, दूसरा सेविंग। तो अब हम देखेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई को कैसे हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले इसका टेबल बनाते हैं। सबसे पहले आएगी इनकम, उसके बाद कंजम्पशन, फिर सेविंग, फिर कंजम्पशन प्लस सेविंग इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो इनकम देखते हैं, इनकम क्या है। सबसे पहले इनकम 0 है। अब हमने देखा था कि 0 इनकम के ऊपर भी हमें कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना पड़ता है, तो वो कंजम्पशन कितना है 40। अब देखो, अब मेरी इनकम 0 है, मुझे कंज्यूम करना पड़ रहा है 40,
तो मैं क्या करूंगा, मुझे अपनी सेविंग में से निकालना पड़ेगा वो 40 रुपीज। तो मेरी सेविंग आ जाती है -40 की और एग्रीगेट सप्लाई 40 प्लस -40 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, सी बार। इसके बाद फर्स्ट इनकम 100 रुपीज की, 120 कंजम्पशन है, -20 यानी कि मुझे सेविंग में से 20 निकालनी पड़ रही है, -20 और एग्रीगेट सप्लाई हो गई 100। फिर इनकम 200, उसके बाद कंजम्पशन 200। तो मुझे कंजम्पशन और इनकम इक्वल पड़ रही है, तो ना सेविंग में डालना पड़ रहा है ना निकालना पड़ रहा है, तो कितना हो गया 0। यहाँ पर क्या हो गया 200। इसके बाद 300, 280। उसके बाद मेरा कंजप्शन जब 280 है, 300 मेरी इनकम है, तो दो क्या हो रहा है, मैं दो सेविंग में डाल रहा हूँ 20 रुपीज, तो यहाँ पर हो गया फिर से 300। उसके बाद 400, 360 मेरा कंजप्शन है, 40 मैंने सेविंग में डाल दिया, इन दोनों को प्लस कर दिया, 400 आ गया, 500, 600। अब आप यहां पर एक चीज नोट करोगे, यहां पर क्या किया मैंने, यहां पर जो मेरी इनकम है और जो मेरी एग्रीगेट सप्लाई है वो इक्वल आ रही है। देखो 0 0, 100 100, 200 200, 3 3 3 3। तो हम ये बोल सकते हैं जो हमारी इनकम होती है और एग्रीगेट सप्लाई होती है वो इक्वल होती है। अब हम सबको पता है जो हमारी इनकम होती है अगर हम उसे टोटल कर देते हैं तो उसका क्या होता है, वो बन जाती है नेशनल इनकम। तो हमारी यहाँ पर टोटल इनकम कितनी है 0, तो ये क्या हो गई हमारी नेशनल इनकम कितनी हो गई 0। उसके बाद हमारी टोटल इनकम कितनी है 100, तो नेशनल इनकम भी कितनी हो गई 100। टोटल इनकम 200, तो नेशनल इनकम भी 200। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी नेशनल इनकम होती है, यानी कि जो हमारी केवल इनकम होती है, वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है। अब देखते हैं इसे ग्राफ के ऊपर कैसे प्लॉट करेंगे। 100 0 0 यानी कि ये वाला पॉइंट, 100 100 यानी कि ये वाला पॉइंट, 200 200 यानी कि ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसा बन गया, तो यहां पर 200। उसके बाद 300 300। तो अगर आप देखोगे तो ये जो कर्व है ना, ये 45 डिग्री के ऊपर ऐसे जा रहा है, तो इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया कि ये 45 डिग्री है। और अगर हमारे दोनों एग्रीगेट यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेम होते हैं, तो हमेशा जो भी ग्राफ होता है वो 45 डिग्री पे जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ होता है वो हमेशा 45 डिग्री पर होता है। तो अगर हमें एग्जाम के अंदर ये ग्राफ बनाने के ऊपर आया ना, तो हमें क्या करना होगा, हमें केवल यहां पे लिखना है, यहां पे लिखना है, और ये पॉइंट पुट करने की हमें जरूरत भी नहीं है, ये पॉइंट की, ये पॉइंट की, ये पॉइंट की। हमें क्या करना है, सिंपल एक ग्राफ बना देना है और यहां पर लिख देना है कि ये 45 डिग्री का ग्राफ है, हमारा बन गया एग्रीगेट सप्लाई का कर्व। यहां पर कुछ भी आता रहे, हमारा तो 45 डिग्री पे ही जाएगा एग्रीगेट सप्लाई। तो यहां पर क्या होगा, हम एक ग्राफ बनाएंगे, 45 डिग्री लिखेंगे और एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बन जाएगा। तो अब इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कंजम्पशन फंक्शन। देखो मेरी इनकम कुछ भी हो सकती है, उसमें से मैं कितना कंज्यूम करूंगा उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। जैसे मेरी इनकम 100 है, उसमें से मैं 80 रुपीज कंज्यूम कर लेता हूं अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। तो मेरी इनकम कितनी हुई 100, उसमें से कंज्यूम कितना किया 80, उसमें से सेव कितना किया 20। तो जितना मैं अपनी इनकम में से कंज्यूम करता हूं उसको हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम, कितनी मेरी इनकम है और उसमें से कितना मैंने कंज्यूम कर लिया। इसी तरीके से कितनी एक इकोनॉमी की इनकम है, मतलब कितनी उसकी नेशनल इनकम है, और उसमें से कितना उन लोगों ने जो इकोनॉमी के अंदर रहते हैं उन्होंने कंज्यूम कर लिया, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन। देखो C का मतलब होता है कंजम्पशन, F का मतलब होता है फंक्शन, और Y का मतलब होता है इनकम यानी कि नेशनल इनकम किसी भी इकोनॉमी की। तो इसे कहते हैं हम कंजम्पशन फंक्शन। अब देखते हैं इसे ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं टेबल के थ्रू। सबसे पहले हमारी इनकम 0 है, उसके ऊपर हमारा कंजम्पशन है 40, जिसको हम बोलते हैं C बार यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन। उसके बाद मेरी इनकम 100 है, मेरा कंजम्पशन 120 है, इनकम 200 है, मेरी कंजम्पशन 200 है, इनकम 300 है, मेरा कंजम्पशन 280 है, और उस तरीके से मेरा बढ़ता चला गया। अब मैं इसे ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करता हूं। अभी इससे पहले हमने देखा जो हमारा इनकम का कर्व होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट होता है और 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये वाला कर्व मेरा बन गया वाई यानी कि इनकम का। उसके बाद कंजम्पशन कभी भी 0 हो सकती है, कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होगी क्योंकि ऑटोनोमस होता है, यहां पर ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। तो 0 से थोड़ा ऊपर से हमेशा स्टार्ट होगा, यानी कि 40 से कंजम्पशन स्टार्ट होगा। उसके बाद 100 120 200 200, उस तरीके से कंजम्पशन ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये मेरा बन गया कंजम्पशन कर्व, इससे पहले भी हमने ये बनाया है। इसके बाद जहां पर भी ये मिलेंगे उसे हम बोलेंगे ई पॉइंट, जिसको हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर क्या होगा, जो मेरी सेविंग है वो 0 हो जाएगी, यानी कि
यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाएगा, जो मेरी इनकम है और कंजम्पशन है वो इक्वल हो जाएगी, और जो मेरी सेविंग है ना तो जीरो हो जाएगी, ना तो कम होगी, ना ज्यादा होगी, केवल जीरो हो जाएगी। इसके बाद दो पॉइंट आएंगे हमारे पास, एक तो ये वाला एरिया हमारे पास आएगा जिसके अंदर जो मेरा कंजम्पशन है वो तो ज्यादा है यानी कि ये, और जो मेरी इनकम है वो कम है यानी कि ये। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस सेविंग, यानी कि अगर मेरा कंजम्पशन 40 है, इनकम 0 है, तो 40 रुपीज मेरे पास आए कहां से, 40 रुपीज मैंने अपने सेविंग में से निकाल लिए, और जब मेरी सेविंग कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस सेविंग। इसके बाद एक पॉइंट हमारे पास ये आएगा जहां पर मेरी जो इनकम है वो ज्यादा है यानी कि ये, और जो मेरा कंजम्पशन है वो कम है यानी कि ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेविंग। अब देखो मेरी इनकम 300 है लेकिन मैंने कंज्यूम 280 किया, तो 20 रुपए का मैंने क्या किया, 20 रुपए मैंने अपने सेविंग में अंदर डाल दिए, तो मेरी सेविंग क्या हुई, इंक्रीज होती चली गई, और यहां पर क्या है, यहां पर मेरी इनकम कंजम्पशन से ज्यादा है। अब देखो कितनी इनकम पर हम कितना कंज्यूम कर सकते हैं, उस चीज को हम मेजर कैसे करेंगे, वो करेंगे प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन के मेथड से मेजर। इसके दो मेथड होते हैं, एक एपीसी यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरा एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक एक करके इन दोनों को पढ़ते हैं। अब देखो एपीसी क्या करता था, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इनकम के ऊपर हमारा कंजम्पशन मेजर करता था, लेकिन अगर हमारी इनकम चेंज हो गई तो हमारा कंजम्पशन कितना चेंज होगा ये कौन मेजर करेगा, ये करेगा एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, रेशो चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, इनकम के चेंज आने से हमारी कंजम्पशन कितनी चेंज हुई ये कौन मेजर करता है, एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। इसका मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। इसे ग्राफ से समझते हैं। पहले हमारा कंजम्पशन कितना था, जेड, हमारी इनकम कितनी थी, वाई, और कंजम्पशन कितना था, एक्स। हमारा पॉइंट कहां पर मीट कर रहा था, जेड के ऊपर। अब हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई तो हमारा कंजम्पशन भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। अब पॉइंट कहां पे मेजर करेगा, जेड 1 पे। तो पहले क्या था, यहां पर था y और z अपॉन एक्स वाई, यानी कि y z अपॉन एक्स वाई। इसके बाद हमारा क्या हो गया, y डैश और z1 अपॉन x1 और z1। तो ये क्या हो गया, हमारा ये हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर हम इसकी वजह से, इस इनकम की चेंज होने की वजह से हमारा कंजम्पशन कितना चेंज हुआ इसको मेजर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एमपीसी निकालना पड़ेगा। तो अब इसके पॉइंट के ऊपर आते हैं, एमपीसी वेरी बिटवीन 0 to 1, यानी कि एमपीसी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा। कैसे, देखो फॉर्मूला क्या है, एमपीसी इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। अब चेंज इन कंजम्पशन तो हमारा हो गया 0, तो चेंज इन इनकम हमारी कितनी हो गई, कुछ भी अगर हमारी चेंज इन इनकम होगी तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0, तो 0 हो गया। अब हमारा चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम इक्वल टू, चेंज इन कंजम्पशन भी इक्वल है, चेंज इन इनकम भी इक्वल है, तो यहां पर क्या आ गया, 1, यानी कि 0 से 1 के बीच में एमपीसी हमारा ऑपरेट करेगा। अब एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन रिच। देखो जो रिच है, एक इंसान है जो रिच है, एक है जो पुअर है। अब पुअर की जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई तो इसका कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, और रिच की जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई, लेकिन जो इसका कंजम्पशन है ना वो इंक्रीज नहीं होगा। एक लाइव एग्जांपल से समझाता हूं। एक मुकेश अंबानी है, ठीक है, उनके पास इनकम इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, क्या उनका कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। भाई उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, उन्हें चार्टेड प्लेन चाहिए, वो तो उनके पास अभी भी है ना, कल को उनकी इनकम इंक्रीज भी हो जाएगी तो वो क्या खरीदेंगे, कुछ खरीदने के लिए बचा ही नहीं है। तो उनका क्या होगा, अगर उनकी इनकम इंक्रीज होती चली जाएगी तो उनका कंजम्पशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन पुअर, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। सपोज एक इंसान है जिसके पास केवल एक घर है, अब उसकी इनकम इंक्रीज होगी, उसका कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। वो सोचेगा चलो कार खरीद लेता हूं, फिर वो कहेगा कि यार अब और ज्यादा इनकम इंक्रीज हो गई, अब और ज्यादा कंजम्पशन को बढ़ा देता हूं, अब मैं अपना एक नया घर खरीद लेता हूं, बड़ा घर खरीद लेता हूं, अब मैं नौकर चाकर रख लेता हूं अपने घर में। तो पुअर की जो है, पुअर का ना इनकम के साथ साथ कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। लेकिन जो रिच है उसका इनकम इंक्रीज होती चली जाएगी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, लेकिन कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि उसने अपने सारे गोल, उसे जो भी चाहिए था उसे वो सब कुछ मिल गया। तो अगर किसी की जो कंजम्पशन है वो कांस्टेंट रहता है, इनकम इंक्रीज होती चली जाती है, तो उसका एमपीसी क्या रहता है, उसका एमपीसी रहता है लो। लेकिन एमपीसी और पुअर का क्या रहता है, मोर रहता है। क्यों, क्योंकि पुअर की इनकम के साथ साथ कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। इसके बाद थर्ड लास्ट पॉइंट आता है जो कि है एमपीसी फॉल विद इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन इंक्रीज इन कंजम्पशन। जैसे एमपीसी चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, जो एमपीसी है वो कम होगा अगर चेंज इन इनकम, देखो पहले इनकम कितनी थी 100, कंजम्पशन कितना था
200। अब इनकम क्या हो गई, इनकम हो गई 300 और कंजम्पशन कितना हो गया 250। तो कंजम्पशन कितना बढ़ा, 50 बढ़ा, लेकिन जो इनकम है वो 200 बढ़ गई। तो यही ये पॉइंट कह रहा है कि अगर ये वाली जो इनकम है ये अगर ज्यादा बढ़ेगी एज कंपेयर टू कंजम्पशन तो एमपीसी क्या होगा, एमपीसी कम होता चला जाएगा। आप देख लो इसका आंसर और इसका आंसर, ये लेस होगा और ये मोर होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये ज्यादा है 300 और यहाँ पर केवल 100 है, लेकिन यहाँ पर ऊपर कितना बड़ा, केवल और केवल 50। अब पढ़ते हैं सेविंग फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन में क्या पढ़ा, अगर हमारी इनकम 100 थी तो हमारा 80 रुपीज का कंजम्पशन था। अब सेविंग फंक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, अगर हमारी इनकम 100 है, 80 रुपीज का हमारा कंजम्पशन है, तो सेविंग कितनी हो गई, 20 रुपीज की सेविंग हो गई। तो वही होता है सेविंग फंक्शन, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। इसका टेबल देखते हैं। इनकम इतनी 0, 100, 200 ऐसे है, कंजम्पशन 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520 है। और अगर इनकम में से हम कंजम्पशन को माइनस करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, सेविंग। सबसे पहले क्या आया, -40, -20, 0, 20, 40, 60, 80। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ ऐसे जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हम सेविंग फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। सेविंग का ग्राफ कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले हमारी -40 है तो -40 यहां पर आ गई, इनकम हमारी कितनी है 0। उसके बाद हमारी इनकम तो 100 हो गई, लेकिन हमारी सेविंग फिर भी -20 है तो -20 यहां कहीं आ जाएगी। उसके बाद हमारी जो इनकम है वो 200 हो गई, हमारा कंजम्पशन भी 200 हो गया, तो सेविंग कितनी हो गई 0। तो वो हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद एक पॉइंट यहां जाएगा, एक यहां जाएगा, एक यहां जाएगा और सेविंग कर्व ऐसे बन जाएगा। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट वो होगा जब हमारी सेविंग क्या होगी 0, ये भी 0। ब्रेक इवन पॉइंट जब होगा जब हमारी सेविंग 0 होगी। अब जो एक्स एक्सिस के नीचे है यानी कि ये वाला पार्ट, यहां पे हमने क्या देखा, हमारा जो कंजम्पशन है वो तो ज्यादा है, लेकिन जो हमारी इनकम है वो कम है। तो हम ये वाला पैसा ला कहां से रहे हैं, जो हम एक्सिस कंजम्पशन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 40 किया, यहाँ पे 20 किया, इसका मतलब जो हमने पास्ट में सेविंग की हुई होगी उसमें से हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर सेविंग क्या आ रही है, माइनस में, और वो वाला पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर माइनस। और जब सेविंग हमारी कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस सेविंग। इसके बाद ये वाला पॉइंट आता है जहां पर हमारी इनकम तो ज्यादा है लेकिन हमारा कंजम्पशन कम है, तो यहां पर क्या होते जा रहा है, हमारी सेविंग बढ़ती जा रही है, और सेविंग बढ़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेविंग। ये वाला पॉइंट कौन सा होता है, ऊपर। अब अगर आपको इस ग्राफ के बारे में लिखना है या फिर हमने जितने भी इस चैप्टर में ग्राफ पढ़े हैं उन सब के बारे में लिखना है, तो आप इस ग्राफ से अपने आप बना सकते हो वो वाले पॉइंट। जैसे हम पहला पॉइंट लिखा सकते हैं कि एक्स एक्सिस के नीचे जो भी चीज होगी वो क्या होगी, डिस सेविंग। नीचे नहीं, ब्लो है। उसके बाद एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होगा, अबव एक्स एक्सिस, वहां पे होगी सेविंग। एक्स एक्सिस के नीचे डिस सेविंग, उससे ऊपर सेविंग। उसके बाद जब बीच में सेविंग इक्वल टू 0 हो जाएगी तो वो क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट। और लास्ट पॉइंट हम बना सकते हैं, ये जो स्लोप है ये अपवर्ड जा रहा है, इसका मतलब ये कौन सा है, पॉजिटिव स्लोप। इसका मतलब आप जो है ना किसी भी ग्राफ को देख के अपने आप ये वाले पॉइंट बना सकते हैं, इन्हें तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं। तो अब सेविंग को मेजर करने के भी दो तरीके होते हैं, पहला एपीसी, दूसरा एमपीसी। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम कैसे निकालते हैं, देखो पहले मेरी इनकम थी 100, मेरी सेविंग थी 20, तो मेरी एपीसी कितनी आ रही थी, सेविंग अपॉन इनकम, ये मेरी एपीसी आ गई। और एमपीसी कैसे निकालते हैं, देखो पहले मेरी इनकम थी 100, उसके बाद मेरी सेविंग थी 20, फिर मेरी इनकम जो है ना वो 200 हो गई और मेरी सेविंग जो है वो 50 हो गई। तो एमपीसी कैसे निकालेंगे, चेंज इन सेविंग। सेविंग में कितना चेंज आया, पहले 20 थी फिर 50 हो गई, यानी कि 30 इंक्रीज हुई। उसके बाद इनकम में कितना चेंज आया, पहले 100 थी फिर 200 हो गई, यानी कि 100 इंक्रीज हो गई। तो ये आ गया मेरा एमपीसी। तो इस तरीके से हम, एपीसी का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इनकम के ऊपर मेरी कितनी सेविंग थी उससे निकालते हैं हम एपीसी के अंदर, और मेरी जो इनकम चेंज हुई उसकी वजह से मेरी सेविंग कितनी चेंज हुई वो क्या निकालते हैं हम एमपीसी के अंदर। तो एपीसी की डेफिनेशन देखते हैं, रेशियो ऑफ सेविंग टू कोरस्पोंडिंग लेवल ऑफ इनकम। एक लेवल पे हमने कितनी सेविंग की उसको हम निकालते हैं। एपीसी का फॉर्मूला होता है सेविंग अपॉन इनकम। देखो ग्राफ से समझते हैं, ये हो गया सेविंग का ग्राफ। अब हमने ए पॉइंट ले लिया, इसके यहां पर हमारी जो सेविंग है, ये वाली जो हमारी सेविंग है ये कितनी हो गई, ए और बी। उसके बाद यहां पर जो हमारी इनकम है, ये वाली जो इनकम है ये कितनी हो गई, सी से लेकर ए, यानी कि ए सी। तो इस तरीके से हमारा जो निकल सकता है वो निकल सकता है एपीसी। एपीसी इक्वल टू सेविंग अपॉन इनकम। अब एपीएस के कुछ पॉइंट आते हैं, एपीएस इक्वल टू 1 हो सकता है। देखो एपीएस इक्वल टू
जो हमारी सेविंग है और जो हमारी इनकम है, अगर सेविंग भी इक्वल हो गई 100 के और इनकम भी इक्वल हो गई 100 के, तो एपीएस हमारा क्या हो जाएगा 1। लेकिन जो हमारा एपीएस है वो कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता, एक से कम हो सकता है। जैसे सपोज मेरी सेविंग है 80 रुपीज, मेरी इनकम है 100 रुपीज, तो ये क्या हो गया, ये हो गया लेस देन 1। लेकिन एपीएस कभी भी 120/100 नहीं हो सकता, एपीएस 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता 120/100? भाई यार मेरी इनकम है 100 रुपीज और मैंने सेव कर लिया 120, ऐसा हो सकता है क्या? मेरी सेविंग कभी भी इनकम से ज्यादा हो सकती है क्या? कभी भी नहीं हो सकती। तो एपीएस क्या है, एपीएस कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, हमेशा 1 या 1 से कम ही वो रहेगा। उसके बाद देखते हैं एपीएस 0 हो सकता है। एपीएस बिल्कुल 0 हो सकता है अगर मेरी एपीएस इक्वल टू सेविंग जो है मेरी 0 हो जाए और इनकम 100 हो, 200 हो, 300 हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर मेरी इनकम 0 हो जाती है तो एपीएस भी क्या हो जाएगा, मेरा एपीएस भी हो जाएगा 0। और ग्राफ के ऊपर भी हमें ये देखने को मिलता है, एपीएस यहाँ पर क्या हो जाता है 0। एपीएस नेगेटिव हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एपीएस नेगेटिव ही तो है, तो एपीएस नेगेटिव भी हो सकता है। अब एपीएस बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगी। देखो इनकम बढ़ रही है, एपीएस भी बढ़ रहा है, तो एपीएस के ग्राफ से हम ये समझ सकते हैं अगर इनकम बढ़ेगी तो एपीएस भी क्या होगा, एपीएस भी अपने आप बढ़ेगा। तो पढ़ते हैं एमपीएस। एमपीएस क्या था, इनकम में चेंज आने की वजह से हमारी सेविंग के अंदर कितना चेंज आता है उसको हम बोलते हैं एमपीएन। एमपीएस रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन टोटल इनकम। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। देखो इसका फॉर्मूला पहले क्या था, पहले था हमारा, ये थी हमारी इनकम यानी कि एबी, तो ये क्या था, ये था हमारा सेविंग यानी कि सीबी। अब हमारी इनकम क्या हो गई, हमारी इनकम बढ़ गई तो हमारी जो सेविंग थी वो भी बढ़ गई, तो यहाँ पर क्या आएगा C1B1, C1B1, ये क्या हो गई हमारी सेविंग, और ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी इनकम A1B1। तो ये जो चेंज आया इसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू चेंज यानी कि एमपीएस। अब देखते हैं इसका पॉइंट, एमपीएस 0 हो सकता है और 1 हो सकता है या फिर इनके बीच में कहीं हो सकता है। एमपीएस 0 कैसे हो सकता है, पहले इसे प्रूव करते हैं। ये क्या है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। अब हमारी जो सेविंग है उसके अंदर चेंज कितना है, पहले हम 100 इनकम पे 20 सेव करते थे और बाद में हम 200 इनकम पे 20 सेव करते हैं, तो हमारा चेंज कितना है, चेंज आया 0। लेकिन जो हमारी इनकम है वो कितनी चेंज हो गई, वो 100 से 200 हो गई, यानी कि चेंज इन इनकम हो गया 100। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो एमपीएस क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। अब देखते हैं एमपीएस 1 कैसे हो सकता है। देखो चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। अगर हमारी जो इनकम है वो 100 चेंज हुई है और 100 का 100 हमने सेव कर लिया। देखो पहले हमारी इनकम कितनी थी, 100 थी, हम सेव करते थे 20। उसके बाद जो हमारी इनकम है वो 120 हो गई और हम सेव कितना करते हैं 40। तो चेंज इन इनकम कितना आया 20, चेंज इन इनकम कितना आया 20, चेंज इन सेविंग कितना आया 20। तो यहां पर क्या आ गया 20/20 और यहां पर आंसर कितना हो गया 1। तो एमपीएस 0 भी हो सकता है, एमपीएस 1 भी हो सकता है और इन दोनों के बीच में भी कहीं हो सकता है। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आएगी, पहली आएगी कंजम्पशन फंक्शन की, दूसरी आएगी सेविंग फंक्शन की। कंजम्पशन फंक्शन की क्या होगी, इसका मतलब होगा सी का कंजम्पशन, सी बार का मतलब होगा ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होती है, अगर हमारी इनकम 0 है तब भी हम कुछ चीजें कंज्यूम करते हैं जिंदा रहने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। बी क्या होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि हम थोड़ी बहुत चीजें तो कंज्यूम करेंगे जब हमारी इनकम चेंज होगी। हमारी इनकम अगर चेंज होगी तो हमारा कंजम्पशन भी थोड़ा सा चेंज होगा, इसको क्या बोलेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इनकम कितनी चेंज होगी उसको हम डिनोट करेंगे वाई से। तो इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी, एमपीसी को मल्टीप्लाई करेंगे इनकम से, प्लस कर देंगे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन को, तो हमारा क्या निकल जाएगा कंजम्पशन फंक्शन, हमने कितना कंज्यूम किया है। अब देखेंगे सेविंग फंक्शन क्या होता है। देखो सेविंग, एस का मतलब होगा सेविंग, वाई का मतलब होगा इनकम, सी का मतलब होगा कंजम्पशन। अब हम अगर इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेविंग निकल जाएगी। अब ये जो सी है ना कंजम्पशन, इसकी जगह ये वाली जो सी की ये इक्वेशन, इसको हम यहां पर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा S इक्वल टू वाई माइनस सी बार प्लस बी वाई। ये C की वैल्यू मैंने ये वाली यहां पर पुट कर दी, इस वाली C की जगह। उसके बाद मैंने इसको सोल्व किया तो मेरा बन गया S इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, ये बन गया मेरा सेविंग फंक्शन की इक्वेशन। अब ये वाली जो इक्वेशन है ना, डायरेक्टली ये वाली और ये वाली याद कर लेना, ये वाली ड्राइव करने के लिए एग्जाम के अंदर नहीं है।
अब हमें इस चैप्टर के अंदर दो ग्राफ बनाने हैं। पहला बनाना है फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन टू सेविंग और दूसरा सेविंग से कंजम्पशन का। हमें कंजम्पशन फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, हमें इससे सेविंग का बनाना है। देखो ये 45 डिग्री पे क्या जा रहा है, इनकम की लाइन, ये कंजम्पशन पे जा रहा है और ये क्या है, सी बार ये वाला एरिया, ठीक है, यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर सेविंग जीरो है, इनकम और कंजम्पशन इक्वल है। अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो 100 रुपए कंज्यूम कर रहा हूं, तो यहाँ पर क्या आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट। अब इस ब्रेक इवन पॉइंट को सबसे पहले नीचे लेकर जाओ, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट यहां पर आ गया, ठीक है। अब सेविंग फंक्शन में ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या होता है, सेविंग फंक्शन में भी ब्रेक इवन पॉइंट पर सेविंग इक्वल टू जीरो होती है, तो यहां पर हो गई सेविंग इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहां पर ये जो मेरी इनकम है, इनकम तो जीरो है, कंजम्पशन कितना है, इतना है, इसीलिए तो हमने इसे ऑटोनोमस कंजम्पशन बोला, सी बार, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है, सपोज मेरी 40 रुपए का मेरा जो है कंजम्पशन है और इनकम जीरो है, तो ये 40 रुपए मैं ला कहां से रहा हूं, अपनी सेविंग में से हटा रहा हूं, यानी कि मेरी सेविंग क्या जा रही है, माइनस में। सपोज इतनी माइनस में जा रही है, तो यहां पर भी इतनी ही माइनस में जाएगी, तो दूसरा पॉइंट मेरा यहां जाएगा। और जब मैं इन दोनों पॉइंट को मैच करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, सेविंग फंक्शन का ग्राफ। अब हम बनाते हैं सेविंग फंक्शन से कंजम्पशन का। ये देखो सेविंग फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, उसके बाद बीईपी दिया हुआ है यहां पर, यानी कि सेविंग इक्वल टू जीरो है। अब इस वाले को लाते हैं नीचे, तो ये आ गया सेविंग नीचे, ठीक है। अब हमारा जो हमने ये देखा है, जो हमारा इनकम का ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, और वो यहाँ पर कौन सा एंगल बनाता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा था। तो यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये आ गया एक कंजम्पशन। अब इतनी हमारी सेविंग कम हो रही है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक ये सी बार है, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला सी बार आ जाएगा इस पॉइंट पर। अब जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कंजम्पशन। ये इनकम हमारा पहले बन गया था, कंजम्पशन ऐसे बन जाएगा। तो हम सेविंग से कंजम्पशन भी बना सकते हैं और कंजम्पशन के फॉर्मूले, कंजम्पशन फंक्शन के ग्राफ से सेविंग फंक्शन का ग्राफ भी बना सकते हैं।